नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। क्या 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करके सरकार लोगों के साथ अन्याय कर रही है? क्या ये कदम गैर संवैधानिक है? क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये नागरिक विरोधी और संविधान विरोधी फैसला दिया है? क्या भारत के लोगों की 15 साल पुरानी गाड़ी जब्त कर लेना न्याय सम्मत है? इस पर आज मैं बात करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये फैसला जनता के हित में और प्रदूषण के हित में और दूसरी चीज़ों के हित में है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के फिर आता हूँ। भारत में एक देश में दो कानून किसी भी चीज़ के लिए नहीं हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जबकि वो कानून किसी विशेष दर्जा प्राप्त राज्य का मसला ना हो। अगर राज्यों की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मसला हो, राज्यों की भी एक संप्रभुता होती है, ख़ास तौर पे जब आप फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब संघीय गणराज्य की बात करते हैं, तो वो अलग मसला है। अन्यथा भारत में एक ही कानून है और वो कानून अलग अलग नहीं हो सकता। लेकिन पुराने वाहनों के मामले में इस देश में दो कानून हैं। एक कानून दिल्ली और NCR में चलता है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, और दूसरा कानून बाकी के भारत में चलता है। जो सुप्रीम कोर्ट का कानून है उस पर मुझे असहमति है, और ये कानून है ये कहता है कि जो भी वाहन है दिल्ली में रहने वाला वाहन, वो अगर डीजल वाहन है तो 10 साल, पेट्रोल वाहन है तो 15 साल बाद उसको उठा लिया जाना चाहिए। सरकार उसको जब्त कर सकती है, सरकार का जब्त करने का अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसको लेकर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। केंद्र सरकार हालांकि ये कहती है कि जो वाहन है उसका फिटनेस टेस्ट होना चाहिए 15 साल बाद में, और अगर फिटनेस टेस्ट में वो पास हो जाता है तो उसके बाद उसको चलने देना चाहिए, जो कि दिल्ली NCR के अलावा देश के बाकी हिस्सों में कानून चलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कानून के नाम पर किस तरह से लूट कर रही है केंद्र सरकार, उस पर आऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे सही क्यों नहीं लगता है। जो गाड़ी है उनकी फ़िटनेस को देख के जो फैसला होने वाला है उसमें 15 साल के बाद में हर 5 साल में आपको अपनी गाड़ी का फ़िटनेस टेस्ट कराना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं है, आप फिटनेस कराइए। अगर आपकी गाड़ी की फ़िटनेस सही नहीं है और वो पॉल्यूशन फैलाती है या उसके ब्रेक ठीक नहीं है, वो दूसरों के लिए घातक हो सकती है, तो आप उस गाड़ी को हटा देंगे। लॉजिकल लगता है। लेकिन फ़िटनेस टेस्ट कराने के लिए आप फ़ीस को कई गुना बढ़ा देंगे, ये कहाँ की समझदारी है? आप फिटनेस कराना चाहते हैं या फिटनेस के नाम पे कमाई करना चाहते हैं, या खजाना भरना चाहते हैं, या आप ट्रेजरी में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? आप लोगों को क्या पनिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी गाड़ी की फिटनेस करा रहे हैं? जो नई दरें आई हैं उसके हिसाब से अब 5,000 रुपये आपको अपने निजी कार के फिटनेस कराने के लिए देने पड़ेंगे, जो 600 रुपये कुल थे, करीब 9 गुना दाम। इसके अलावा अगर बाइक है, पहले आप 300 रुपये उसके फ़िटनेस के लिए देते थे, अब आपको 1,000 रुपये देने होंगे। पहले अगर इम्पोर्टेड गाड़ी है तो ये रकम 10,000 थी, अब 40,000 हो गई है। देखिए, इम्पोर्टेड गाड़ियों पर उतनी बढ़ोतरी नहीं की है। बस ट्रक के लिए 1,500 रुपये लगते थे, अब 12,500 रुपये फ़िटनेस के देने पड़ेंगे, और फिटनेस में अगर देरी हुई तो जुर्माना भी लिया जाएगा। अगर भाई साहब आपको फ़िटनेस करानी है तो लोगों को इनकरेज करना चाहिए, आपको तो फ्री में कर देना चाहिए कि भाई अगर गाड़ी फिट है, सड़क पे चलने लायक है, अगर प्रदूषण नहीं फैला रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इस गाड़ी को अनुमति दे देंगे कि भैया आप चलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रदूषण कर रही है तो हम उसको चालान करेंगे, जो भी करेंगे, हम गाड़ी की इजाज़त नहीं देंगे। ये समझ में आता है। लेकिन उसके बाद भी जब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँगा तो इसमें मैं बाकी का मसला डिस्कस करूँगा आपसे। अब आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी जहां दिखे सड़क पे वहां से उसको जब्त कर लीजिए, अगर ये आदेश देता है और इस आदेश को लागू करने के लिए कहता है कि इनके रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली 15 साल में ख़त्म हो जाएं, तो पहली चीज़ तो भारत के कानून के मुताबिक ये कि कोई भी कानून आप पीछे की तारीख में जाके लागू नहीं कर सकते। एक आदमी की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन RC में आपने उसको जितने साल के लिए रजिस्ट्रेशन दिया है उस रकम को आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन आप पिछली तारीख में जाके ये कानून लागू कर रहे हैं
कि भाई 10 साल में ही रद्द मान लिया जाए, 15 साल में ही रद्द मान लिया जाए। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि इस तरह का जनहित का लॉजिक देकर आप किसी भी व्यक्ति की संपत्ति पे कब्जा नहीं कर सकती है सरकार। भारत के नागरिकों को संविधान में संपत्ति का अधिकार मिला हुआ है और बाकायदा संपत्ति के अधिकार के तहत आर्टिकल 19 में हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 19 है उसमें व्यवस्था की गई है और 31 में व्यवस्था की गई है। इसमें जो आर्टिकल 19 है उसमें साफ कहा गया है कि ऑल द सिटीजन्स हैज़ द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी। भारत के लोग प्रॉपर्टी अपने पास रख सकते हैं, उसको बेच भी सकते हैं, उसको खरीद भी सकते हैं, ये उनका अधिकार है, मूल अधिकार। अब आप इस आर्टिकल 31 की बात करें तो इसके हिसाब से आपकी संपत्ति जो है उसकी रक्षा करने के लिए सरकार है। तो अभी क्या हो रहा है, सरकार खुद ही आपकी संपत्ति जब्त कर रही है। अगर सरकार खुद ही आपकी संपत्ति जब्त कर रही है तो संविधान संवत कैसे हुआ? लेकिन सरकारों को इसमें आनंद आ रहा था तो उन्होंने कोर्ट को भी डिस्प्यूट नहीं किया। जनता की कौन सुन रहा है? अब आप अगर एक बात बताइए कि आज ये बात कार पर लागू हो रही है कि आपकी 15 साल पुरानी कार हम कब्जा कर लेंगे अगर आप सड़क पर लेके निकले। कल के दिन कोई कहेगा कि आपका मकान 40 साल पुराना हो गया और सरकार कहेगी कि अब संपत्ति पे हम कब्जा कर लेंगे, तब आप क्या करेंगे? ये नागरिक स्वतंत्रता, सरकार के का अधिकार आदमी के जीवन में सीमित अधिकार है, ये उसका अतिक्रमण हो रहा है। और बड़े मज़े से इस देश में जो लोगों के नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठी हुई सुप्रीम कोर्ट है वो इसके पक्ष में फैसला दे रही है। तो अब इस पूरे मामले के बीच में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें एक तर्क दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया। फैसला इसलिए अच्छा बताया जा रहा है क्योंकि इसके ज़रिए अब बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जिनको नौकरी मिल जाएगी। नौकरी कैसे मिल जाएगी? बोले ये कारें जो है ना, करीब 1.5 लाख कार पहले साल में ही निकल जाएंगी भारत की धरती से, कम से कम दिल्ली एनसीआर से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, दिल्ली एनसीआर से 1.5 लाख कारें पहले साल में निकल जाएंगी। इसी तरह से स्कूटर इससे भी ज़्यादा हैं, करीब मेरे ख्याल से 3 लाख के करीब स्कूटर, मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन हैं जो 15 साल और 10 साल पुराना कह के रिटायर कर दिए जाएंगे। तो जब ये रिटायरमेंट हो जाएगा और इन गाड़ियों को हटा दिया जाएगा तो उसके बाद में हमारा संविधान कहता है कि जिन लोगों की संपत्ति राजकीय कार्य के लिए, देश हित में राज्य के कार्य के लिए ली जाती है उनको मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा पाने का आपका अधिकार कहाँ है? आपकी कार को उठा के वो आपका ले जाएंगे और कबाड़ में उस कार को बेच देंगे और आपकी कार उठाने के पैसे वैसे काटने के बाद में जो कबाड़ी देगा वो आपको, मतलब आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप सरकार द्वारा निर्धारित एक कबाड़ी को अपनी इस कार सस्ते दाम में बेच दें। और ये सब कानून जब हो रहा है, चल रहा है आपकी कार के साथ में, तो आप एक चीज़ पे और विचार करें, सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा पैमाना है जिसमें वो ये कहता है कि 15 साल बाद कार बेकार हो जाती है। केंद्र सरकार का कानून कह रहा है कि जो कार है उसकी फिटनेस से तय होगा कि वो कार सड़क पर चलने योग्य है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कार की आयु से ये तय होगा कि वो सड़क पर चलने लायक है या नहीं है। कोई भी कार एक साथ, 2 कार एक साथ कैसे अनफिट हो सकती हैं? सरल उदाहरण समझिए, एक आदमी सेल्समैन है जो पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पे कार लेके यहाँ से वहाँ भागता रहता है और 15 साल में उसकी गाड़ी की क्या हालत होगी इसकी आप कल्पना कर लें। और दूसरा व्यक्ति, एक आदमी रिटायर होता है, रिटायरमेंट के सामने सोचता है कि मैं एक कार ले लूँ जो मेरे पूरे जीवन काम आएगी। उसकी कार घर के बाहर खड़ी रहती है, कभी वो 1 महीने में निकालता है, कभी 2 महीने में निकालता है। आप दोनों गाड़ियों को 15 साल बाद रिटायर कैसे कर सकते हैं? तीसरी चीज़, अगर इस पर न्याय होना भी था तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी भारत में एक एक्सपर्ट स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जो इस मामले में तय करती है कि पॉल्यूशन किस चीज़ से होगा, किससे नहीं होगा। उस कोर्ट की ओपिनियन ली जानी चाहिए थी। तो एक आदमी जो 15 साल के लिए गाड़ी खरीदता है उसकी गाड़ी की फिटनेस, एक सेल्समैन की गाड़ी की फिटनेस और एक रिटायर्ड व्यक्ति की गाड़ी की फिटनेस को आप एक ही पैमाने से कैसे नाप सकते हैं, समय वाले पैमाने से? एक और चीज़ और समझने वाली है
जो एक लॉजिक दिया जाता है कि इससे साहब जो है रोज़गार का सृजन होगा, इसके ज़रिए बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी रोज़गार मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कारों की नई बिक्री होगी। पुरानी कार आप फेंक दोगे तो नई गाड़ी बिकेगी, नई गाड़ी बिकेगी तो उससे रोज़गार का सृजन होगा। जिसकी गाड़ी 3 साल बाद भंगार में जाने वाली है, कबाड़ में जाने वाली है, वो गाड़ी की मरम्मत सर्विस अभी से कराना छोड़ देगा। उसके कारण जो रोज़गार पे असर पड़ेगा उसका कैलकुलेशन किसी ने किया? क्यों? क्या इस देश में जो रोड साइड मिस्त्री हैं वो आदमी नहीं हैं? उनको जीने का अधिकार नहीं है? सिर्फ बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कार कंपनियों को ही जीने का अधिकार है। और इस बात का अगर क्राइटेरिया सिर्फ पॉल्यूशन है, सिर्फ प्रदूषण ही आपका क्राइटेरिया है कि आपको प्रदूषण कम करना है, तो आपका निशाना प्रदूषण होना चाहिए कि कार होना चाहिए? आप कार बिकवाना चाहते हैं या प्रदूषण कम करवाना चाहते हैं? अगर आप प्रदूषण कम करवाना चाहते हैं तो आप कार बिकवाने पे क्यों तुले हुए हैं? अगर नेशनल पॉलिसी ये कहती है कि आप बैटरी का फिटमेंट या दूसरा फिटमेंट लगा के उस कार को चला सकते हैं, तो ये काम दिल्ली एनसीआर में क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ उम्र के आधार पर कारें क्यों रिटायर की जाएंगी? ये कई बड़े सवाल हैं जिन प्रश्नों का उत्तर मिलना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ ये शामिल है कि इस देश के नागरिकों के अधिकार, संपत्ति का अधिकार। दूसरी चीज़, संपत्ति जब्त करती है तो सरकार मुआवजा क्यों नहीं देगी? तीसरी चीज़, कारों की उम्र नापने का एक ही पैमाना, एक ही फीता, एक ही क्राइटेरिया क्यों है? क्या केवल कार की उम्र से उसकी फिटनेस नापी जा सकती है? यह घनघोर अवैज्ञानिक सोच है, अवैज्ञानिक समझ है, और इसीलिए सरकार को एक्सपर्ट कोर्ट से इस पर राय लेनी चाहिए थी और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में चुनौती देनी चाहिए थी। लेकिन इसके विपरीत सरकार हर तरफ से पैसे लूटना चाह रही है, आपकी गाड़ी जब्त करना चाह रही है, और बहुत तरीके से फीस बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। ये सोचने वाली बात है कि इस देश में हम नागरिकों का कोई अधिकार है? नागरिक स्वतंत्रता कोई चीज़ है? अगर संपत्ति का अधिकार है तो मेरी संपत्ति आप कैसे ले सकते हैं? जिस अदालत को मेरी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए वो मेरी संपत्ति छीनने का आदेश कैसे दे सकती है? आप व्यापक जनहित की बात करते हैं कि भाई लोगों को पॉल्यूशन से नुकसान होता है, तो व्यापक जनहित की अगर आप बात करते हैं तो व्यापक जनहित के लिए अगर आप मेरी संपत्ति जब्त करते हैं तो आपको मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में क्या हो रहा है। मैं हमेशा, मेरे वीडियो नागरिक अधिकारों पर आधारित होते हैं। मैं सरकार के नज़रिए से देखने के बजाय नागरिकों के नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस विषय पे वीडियो बनना चाहिए। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार थे, मैंने आपसे साझा किए। कुछ लोग ज़्यादा समझदार होंगे, अगर उनको लगता है कि मेरे विचार जो हैं वो हवाई हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, तो वो बड़ी आसानी से और सुविधा से अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ना तो इससे प्रदूषण ठीक हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण पे आपका ध्यान नहीं है, ना रोज़गारों का सृजन हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं जब नई कार खरीदेंगे तो उसका मेंटेनेंस भी कम होगा, उसको कम ख़राब होगी, तो बहुत सारे रोड साइड मिस्त्री बेकार हो जाएंगे और इससे जो मज़दूर है उसको काम का संकट खड़ा हो जाएगा। जो गाड़ी रिटायर होने वाली होगी 2-3 साल पहले से आदमी उसको मेंटेनेंस कराना बंद कर देगा और नई गाड़ी में मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि रोड जो गाड़ी की मरम्मत का काम है वो करीब बंद हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियों की लूट जारी रहेगी। तो इसलिए सोचने का विषय है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे, ऑनलाइन पिटीशन करेंगे या कुछ करेंगे और इस फैसले पर जागरूकता पैदा करेंगे, क्योंकि ये सरकार का अधिकार नहीं है। कल के दिन वो मेरा घर कहेगी कि आपका घर 20 साल पुराना हो गया, अब हम इसको गिरा देंगे, मुआवजा भी नहीं देंगे। परसों मेरा खेत कहेगी जनहित में यहाँ पे हाईवे बनना है, हम आपका खेत ले रहे हैं, हम आपको मुआवजा नहीं देंगे। तो इसका कोई आधार नहीं है। मिडिल क्लास सड़क पर नहीं आ सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, डरा रहता है, बहुत ज़्यादा मुग्ध रहता है सरकार की नीतियों को लेकर, इसलिए वो सड़क पर नहीं आ सकता, लेकिन उसकी आवाज़ तो हमें उठानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।